Good morning. Today is 6th of April 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। साइड में जो छोटा आर्टिकल है, यूपी सरकार ने किसानों के कर्ज माफ कर दिए हैं, तो उससे रिलेटेड चीजें डिस्कस की गई हैं इस आर्टिकल में। इसके अलावा आज इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी इसी मुद्दे पर आर्टिकल एक है, तो दोनों आर्टिकल्स को मिला के हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है वो कहता है कि सीरिया में असद रजीम के द्वारा में एक केमिकल अटैक कैरी आउट किया गया जिसमें 72 लोगों की जाने गई, तो उससे रिलेटेड डिटेल्स जो हैं हम इस आर्टिकल में से एक्सट्रैक्ट करेंगे। चलेंगे आगे की ओर। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन पर आधारित ये आर्टिकल है, क्योंकि शेख हसीना हमारे देश की विजिट पर आ रही हैं। कल भी एक इंटरव्यू से हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले थे, तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम निकालेंगे। चलेंगे नीचे की ओर। नीचे डिमोनेटाइजेशन के बाद में कितना पैसा जमा हुआ जनता के द्वारा बैंक्स में, और क्या वो सारा का सारा जो पैसा जनता द्वारा जमा किया गया नोटबंदी के बाद में, क्या वो व्हाइट मनी है या फिर उसमें से कुछ ब्लैक मनी भी है। तो ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस की गई हैं इस आर्टिकल के अंदर में, और काफी एनालाइजिंग ये आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है। यहाँ पे ब्रिटेन अलग हो गया था यूरोपियन यूनियन से, तो अब किस प्रकार से नेगोशिएशंस चल रही है, क्या फर्क हो सकता है यूरोप के अंदर में, तो हमारे लिए यूपीएससी के लिए, हमारे भारत के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं ये आर्टिकल। वैसे जो इफेक्ट्स हो सकते हैं ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से अलग होने से वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, लेकिन इस आर्टिकल में डिस्कस करने लायक कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो साइड में जो आर्टिकल है वो एड्स पर आर्टिकल है, जो इंडिया ने एक प्रकार से प्लेज किया है कि 2030 तक इंडिया हमारे देश में से एड्स को खत्म कर देगा, तो उससे रिलेटेड चीजें डिस्कस किया इस आर्टिकल में, हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है प्लूटो से रिलेटेड है। आपको याद होगा 2006 से पहले जो था प्लूटो वो 9th प्लेनेट कहलाता था हमारे सोलर सिस्टम का, लेकिन 2006 के बाद में इसे ड्वार्फ प्लेनेट घोषित कर दिया गया था, और अब दोबारा से एक डिबेट चल रही है कि फिर से इसे प्लेनेट घोषित किया जाए, तो ये चीज है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक यूनिवर्सिटीज पर आधारित, यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग पर आधारित आर्टिकल है, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूपी में चुनाव संपन्न हुए। चुनाव से पहले काफी पॉलिटिकल पार्टीज ने, राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रोमिस किए और कहा कि हम अगर सत्ता में आए तो किसानों के कर्ज माफ कर देंगे। बीजेपी इलेक्शन जीती और योगी आदित्यनाथ थे वो बीजेपी के मुख्यमंत्री बने यूपी के अंदर में। अब उन्होंने एक फैसला लिया अपने प्रोमिस को पूरा करते हुए। उन्होंने, देखिए, जिन किसानों के कर्ज 1 लाख से कम थे, उन्होंने, योगी आदित्यनाथ ने और यूपी की सरकार ने उन कर्ज को माफ कर दिया, तो इससे यूपी की सरकार को 30,000 करोड़ का खर्चा आएगा। इसके अलावा यूपी की सरकार ने ये जो स्कीम है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को भी एक्सटेंड कर दिया, तो 6,000 करोड़ का खर्चा यहां पे आएगा, तो एक प्रकार से 36,000 करोड़ आ गया। देखिए, इस बात में तो कतई संदेश नहीं कि जो फार्मर्स की जो सिचुएशन है काफी डाउन है हमारे देश के अंदर में, और एक प्रकार से अन्नदाता है, अनप्रोड्यूस वो करते हैं, लेकिन उनकी जो सिचुएशन इंप्रूव होनी चाहिए उसके लिए जो ये तरीका है वो सही नहीं है। इस प्रकार की जो है मांग ये आर्टिकल कर रहा है, इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स आर्टिकल पेश कर रहा है। ये कहते हैं कि देखिए, 36,000 करोड़ का जो खर्च है वो एक प्रकार से बैंक्स तो वहन करेंगे नहीं, ये जो खर्चा है सरकार को, बैंक्स को देना पड़ेगा। अब बात यह आती है कि देखिए, सिर्फ यूपी खर्च करती है एग्रीकल्चर सेक्टर पर सिर्फ 2.3%। अगर यही पैसा एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक प्रकार से इंप्रूव करने में यूज होता तो ज़्यादा अच्छा होता। आज किसानों को एक प्रकार से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, अच्छे बीज नहीं मिल पाते उनको, उनकी फसलों के उचित दाम नहीं मिल पाते। फिर इस प्रकार से जो, अगर इन सब चीज़ों की तरफ सरकार ध्यान देती तो ज़्यादा अच्छा होता। और यह सिचुएशन सिर्फ यूपी के नहीं, दूसरे राज्यों की भी आप बात कीजिए तो तमिलनाडु की बात कर लीजिए। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को एक आदेश दिया जिसमें उन्होंने कहा कि लोन वेवियर की स्कीम जो है वो स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स को भी एक्सटेंड कर दीजिए। कई बार अगर आपसे कोई पूछे कि स्मॉल फार्मर्स कौन से होते हैं, तो जिन किसानों के पास में जो जमीन होती है वो 5 एकड़ से कम होती है तो वो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, और मार्जिनल फार्मर्स के पास तो जमीन 2.5 एकड़ से भी कम होती है। तो ये याद रखिएगा, कई बार प्रीलिम में पूछ लेते हैं छोटा सा फैक्ट्स। अब देखिए, ऑफिशियल्स को भी मना कर दिया गया है कि जो भी लोन आपको लेने हैं, जो भी आपको पेमेंट्स लेनी है किसानों से, वो एक बार आप मत लीजिए। इस प्रकार का आदेश मद्रास हाईकोर्ट ने दिया। तो स्टेट्स, यूपी जो मद्रास का स्टेट है, यानी अपना जो तमिलनाडु का जो स्टेट है, पहले ये 5,780 करोड़ उन्होंने एक प्रकार से अलग से रख रखे थे जो कर्ज माफी के लिए। अब जो कि आदेश दिया है मद्रास हाईकोर्ट ने, ये स्कीम स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए भी एक्सटेंड करो, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट को 2,000 करोड़ अलग से अपनी जेब से निकालने पड़ेंगे। अब एक बात तो यहाँ पे ये निकलती है कि मद्रास हाईकोर्ट इस प्रकार का डिसीजन नहीं दे सकती, क्योंकि यह एग्जीक्यूटिव्स का काम है। कर्ज माफ करना ना करना, ये सब जो चीजें ली जाती है, डिसीजन लिए जाते हैं, सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। कल भी हमने जो ये चीज डिस्कस करी थी, किस प्रकार से जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटिव डोमेन में जाके अपना इंटरफेरेंस वहां पे करती है। और अब एक और जो बात निकलती है कि अगर मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसा किया तो दूसरे जो किसान हैं अपने अपने राज्यों में अपने अपने हाईकोर्ट में जा सकते हैं
कल ये तमिलनाडु में मद्रास हाईकोर्ट ने किया, फिर आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट है चंडीगढ़ में, वहां पे भी इस प्रकार की पिटीशन फाइल की जा सकती है, कल राजस्थान में, परसों किसी और जगह। तो दूसरी कोर्ट्स हैं वो भी इस प्रकार के डिसीजन ले सकती है। तो गलत प्रेसिडेंट सेट किया है मद्रास हाईकोर्ट ने। दूसरे जो कंसर्न्स हैं, पहला तो हमने अभी देखा कि जो प्रेसिडेंट है वो अच्छा नहीं है। दूसरा देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज तो भविष्य में भी इस प्रकार से प्रोमिस करेंगी, इस प्रकार से वादे करेंगी इलेक्शन जीतने के लिए, तो एक प्रकार से देखिए देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। वही सेम बात, किसानों की सिचुएशन इंप्रूव होनी चाहिए, लेकिन जो ये रास्ता है इंप्रूव करने का वो नहीं अच्छा है। दूसरा देखिए, अब बाकी जो राज्य हैं वो भी कहेंगे कि देखिए यूपी क्यों, बाकी जो राज्य हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये भी कहेंगे कि हमारे राज्यों में भी किसानों के कर्ज माफ कीजिए। और दूसरी अगली जो बात है वो यही कि इसी पैसा का इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने में यूज होना चाहिए था। और एक जो बात आप सोच के देखिए ध्यान से, मान लीजिए जिन किसानों ने कर्ज लिया और जिन किसानों ने पूरी तन्मयता के साथ में अपना कर्ज तयशुदा लिमिट के हिसाब से बैंक्स को वापस किया, क्या वो जो किसान थे वो मूर्ख थे कोई? उन्होंने अपना फिर कर्ज वापस दिया ही क्यों? क्योंकि उनको तो यूं लगेगा ना कि बाद में तो अगर सरकार को माफ ही करना था तो हमने भी क्यों दिया। तो आगे तो देखिए जो लोग पहले एक प्रकार से डर से देते थे लोन, अपना टाइम पे चुकाते थे, तो फ्यूचर में तो वो भी नहीं चुकाएंगे, वो इंतजार करेंगे। वो सोचेंगे कि पिछली बार हमने टाइम पे दिया था, बाद में माफ हो गया था, तो अगली बार वो सोचेंगे कि देखिए अभी वेट करना चाहिए, पैसे होंगे तो भी वो नहीं देंगे बैंक्स को लोन वापस। वो सोचेंगे कि इलेक्शन नजदीक आ रहा है कि अब तो सरकार माफ कर दे। तो एक जो पूरा साइकिल है ये साइकिल बिगड़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए मोरल हैजार्ड है और ऑनेस्ट लोगों के लिए अच्छा नहीं है, और टाइमिंग भी एक प्रकार से अच्छा नहीं है। टाइमिंग कैसे? देखिए अगर ये पिछले साल ही अगर ये किया होता तो और भी अच्छा था, क्योंकि पिछले साल तक तो 2 लगातार सूखे आए थे हमारे देश में, 2 लगातार ड्रोट आए थे। लेकिन इस बार यानी पिछले साल, क्योंकि पिछले साल की फसल तो इस बार आती है ना जैसे, तो अब देखिए बात यूं है कि जो पिछले साल जो बारिश थी वो तो काफी अच्छी थी, यानी पैदावार जो है फसलों की वो काफी अच्छी है। तो इस बार तो किसान वैसे भी कर्ज में नहीं डूबे हुए, पिछले साल तो सही में डूबे हुए थे, तो टाइमिंग भी अच्छी नहीं है। अब एक जो अगली बात है वो ये है कि बैंक्स तो ऑलरेडी एनपीएस से गुजर रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट 76,000 करोड़ की है। ये तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि किस प्रकार से देखिए हमें आप पैसा दीजिए, और सरकार उन्हें पैसा देने में रिलेक्टेंट है। तो क्या कर्ज माफी का जो पैसा है वो बैंक्स को एक प्रकार से समय पर चुका देगी सरकार? वे फॉरवर्ड में क्या बातें आती हैं? देखिए एग्रीकल्चर को एक प्रकार से सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी बनाना होगा, यही लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है इस पूरी बात का। और पूरी जो सारी की सारी जो फॉर्मल मार्केट से इनकी लिंकेज करनी होगी, और क्रेडिट इनको टाइम पे मिलना चाहिए, और उचित क्रेडिट भी मिलना चाहिए, सप्लाई चेन्स में इनके फसलों के उचित दाम मिलने चाहिए। 100% एफडीआई तो हमने कर दी है, लेकिन जो एफडीआई है वो आ नहीं रही है, क्योंकि जो बाहर की कंपनीज है वो कहती हैं कि देखिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में हमें थोड़ी बहुत नॉन फूड सेल्स है, वहां पे भी 100% एफडीआई अलाउ करनी चाहिए, लेकिन सरकार इस पर रिलेक्टेंट है, सरकार नहीं मान रही। सरकार कहती है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में तो हम 100% कर देंगे, लेकिन उनसे जुड़ी हुई जो इंडस्ट्रीज है, नॉन फूड सेल्स है, उसमें हम 100% नहीं करेंगे। जो कि बाहर की फूड प्रोसेसिंग कंपनीज हैं इस बात का विरोध कर रही है, वो नहीं आ रही है हमारे भारत के अंदर में। और फिर देखिए अब बाद में एक और जो बात आती है वो ये कहती है कि अगर मान लीजिए सरकार को पैसा माफ करना ही है ना, तो आप क्या कीजिए, आप जो किसान हैं उनके बैंक अकाउंट्स में जमा करा दीजिए। एटलीस्ट जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन रहेगी बैंक्स और किसानों के बीच में। थोड़ा बहुत किसानों को डर रहेगा बैंक्स का कि जो कर्ज माफ किया है बैंक्स ने नहीं किया, सरकार ने किया है, तो कल को थोड़ा बहुत एक प्रकार से जो रिलेशनशिप है कर्जदाता और कर्ज लेने वाले की, वो रिलेशनशिप मेंटेन रहेगी। एक और जो बात है वो ये है कि बैंक्स जो है वो भविष्य में कर्ज देंगे ही नहीं। उन्हें यूं लगेगा कि देखिए किसान तो जो है वो कर्ज चुका तो पाते नहीं है, बाद में सरकार को माफ करना पड़ता है, इसलिए बैंक्स भी रिलेक्टेंट रहेंगे थोड़ा थोड़ा। वो सोचेंगे कि इससे अच्छा तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में हम पैसे जमा करा दें। तो प्री में इसका क्वेश्चन आ सकता है कि आखिरकार ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड होता क्या है। इसका बेसिक्स मैं आपको बताता हूं। देखिए इसका आपको पता ही होगा, बैंक्स जो हैं वो कर्ज देते हैं काफ़ी सारे लोगों को, अलग अलग लोगों को, कंपनीज को भी देते हैं, इंडिविजुअल्स को भी देते हैं, किसानों को, सभी तरह के सेक्शंस को जो बैंक है वो लोन देते हैं। अब कई बार क्या होता है, जो बैंक्स हैं वो बायस्ड होते हैं, वो आमतौर पे कुछ ऐसे सेक्शंस को कर्ज ज़्यादा देते हैं जो उनको फ़ायदा लगता है। जैसे मिडिल क्लास लोग हो गए, इनको पता है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं ये कर्ज वापस कर देंगे क्योंकि ये सक्षम होते हैं, सर्विस सेक्टर में ज़्यादा होते हैं और इनका बिजनेस भी ठीक ठाक चल रहा होता है, तो मतलब कर्ज वापस कर देंगे इनको, बैंक्स को ऐसा लगता है। इसलिए ये जो किसान हैं या फिर ऐसे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को कर्ज नहीं देते जिनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसके लिए आरबीआई ने कुछ रूल चला रखे हैं
आरबीआई ने कह रखा है कि जो बैंक्स हैं वो कर्ज देते हैं, उनको अपने जितना कर्ज देते हैं उसका 40% जो हिस्सा है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग देनी होगी, यानी प्रायोरिटी सेक्टर्स को देने होंगे। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि प्रायोरिटी सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। देखिए प्रायोरिटी सेक्टर्स में ना बहुत सारी चीजें आती हैं, माइनॉरिटी भी आती है, एजुकेशन सेक्टर भी आता है, स्टूडेंट्स भी आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। क्वेश्चन इस पर यूपीएससी ने पूछा हुआ है, लेकिन ऑप्शंस देख के ही पता लग जाएगा। नॉर्मल जो चीजें होती हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ऑलमोस्ट सारी आती हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसी कोई चीज आ जाए कि न्यूक्लियर पावर से एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, तो डेफिनेटली ये तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आएगा नहीं। तो मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते ही हमें पता लग जाएगा कि कौन सा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आता है। अब एक और जो बात है वो ये है कि कुछ कंडीशंस भी हैं कि 40% तो जमा कराना है, लेकिन 18% जो है वो एग्रीकल्चर के लिए देना है, 10% जो है वो वीकर सेक्शंस के लिए देना है। और सरकार ने इसके साथ साथ, यानी आरबीआई ने इसके साथ साथ यह भी कहा कि जो फॉरेन बैंक्स हमारे देश में काम कर रहे हैं उनको भी जितना वो टोटल लोन देते हैं उसका 32% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना होगा। लेकिन उनके लिए जो फॉरेन बैंक्स हैं उनके लिए कंडीशन ये रखी है कि 10% वो देंगे इसका स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज को, और 12% वो देंगे एक्सपोर्ट के ग्रोथ को, यानी एक्सपोर्ट की ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए। उसके बाद में देखिए ये कहते हैं कि अगर अब जो आरबीआई ने कंडीशन रखी है कि अगर 40% जितना लोन बैंक्स देते हैं उसका 40% अगर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को नहीं दे पाते हैं तो जो बैंक्स हैं उनको ये लोन जो है, हमारे जो डोमेस्टिक बैंक्स हैं उनको RIDF में जमा कराना पड़ेगा। तो वो है ये RIDF जिसकी ये आर्टिकल बात कर रहा है कि बैंक सोचेंगे इससे अच्छा तो देखिए किसानों को लोन देने की बजाय तो RIDF में जमा करा देते हैं। तो क्या है ये RIDF? ये देखिए, अगर आरबीआई के जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार जो बैंक्स हैं वो 40% जो अपना कर्ज है वो प्रायोरिटी सेक्टर्स को नहीं दे पाते, तो फिर उनको वो 40% का बचा हुआ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में जमा कराना पड़ता है। ये नाबार्ड द्वारा ऑपरेट किया जाता है, 1995 में इसका गठन किया गया था। जैसे इसमें रूरल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाता है, जैसे कि सैनिटेशन या फिर जो तमाम तरह की चीजें हैं, तो ये होता है RIDF। कोई आपसे पूछ ले तो प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए नॉलेज के लिए शेयर किया। अब देखिए अगला जो है वो सीरिया से रिलेटेड आर्टिकल है। यहाँ पे देखिए ये सीरिया है और ये मेडिटेरियन सी से फेस करता है। इसका क्वेश्चन भी पूछा था यूपीएससी ने प्री में, और जॉर्डन है वो नहीं पूछा। यूपीएससी ने ये पूछा था कि इनमें से कौन सा देश है जो मेडिटेरियन सी फेस करते हैं, तो ऑप्शन में इजराइल भी था। ये देखिए मेडिटेरियन सी में इजराइल है, सीरिया भी था और टर्की भी था, लेकिन ऑप्शन में जॉर्डन भी था, लेकिन जॉर्डन नहीं करता। जॉर्डन यहाँ पे आ जाता है, ये देखिए मेडिटेरियन सी फेस नहीं करता। अब देखिए हुआ क्या है सीरिया के अंदर में। सीरिया के अंदर में देखिए एक जगह है इडलिब, ये देखिए ये जगह है इडलिब। यहां पे एक केमिकल अटैक कैरी आउट किया गया और आरोप है कि असद रजीम ने, यानी जो अभी सत्ता में है फिलहाल में वहां पे असद, उन्होंने यह अटैक्स करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि इदलिब फिलहाल जो है वो रिबल्स के हाथ में है और रिबल से छुड़वाने के लिए असद ने यह अटैक करवाया और जिसमें 72 लोगों की जानें गई। देखिए पिछले 6 साल से सीरिया में सिविल वार की सिचुएशन है, बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ पे लड़ रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप्स, ISIS, असद रजीम, जो अलकायदा का फ्रंट है, अल नुसरा, या फिर और भी कई तरह के जो फ्रंट्स हैं वो यहाँ पे लड़ रहे हैं आपस में। और दूसरे जो रीजनल पावर्स हैं जैसे कि सऊदी अरबिया, टर्की, इनके भी जो अपने अपने प्रोक्सीज हैं वो भी यहाँ पे लड़ रहे हैं। तो अभी तक पिछले 6 सालों में 4 लाख लोगों की यहाँ पे जाने जा चुकी हैं और मिलियंस यानी लाखों लोग यहाँ पे डिस्प्लेस हो चुके हैं, अपना अपना घर छोड़ चुके हैं अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन नियर फ्यूचर में वार का अंत दिखाई नहीं दे रहा है और अभी इस प्रकार से अटैक करवा गया है और शक क्या पूरा यकीन है कुछ सेक्शंस को, तो यह अटैक जो केमिकल अटैक करवाया है वो असद ने करवाया है। और अगर देखिए पास्ट की बात करें तो 2013 में भी असद ने इस प्रकार का केमिकल अटैक करवाया था। सरीन अटैक वो था, सरीन यानी केमिकल जो है एजेंट का नाम है, ये नर्व एजेंट होता है एक प्रकार से, उसका नाम है केमिकल एजेंट का सरीन। और इस बार जो केमिकल अटैक हुआ है उसका अभी तक जो कौन सा एजेंट उसमें यूज हुआ है या फिर कौन सा केमिकल कंपाउंड यूज हुआ है उसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है। तो उस समय भी 2013 की ये बात है जब असद ने केमिकल अटैक करवाया था, तो काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ लोग मारे गए थे वहां पे भी, उस अटैक में भी। देखिए उस समय 2013 की आपको बात बताऊं तो यूएस जो था ना, यूएस ने पहले क्या क्या रखा था सीरिया को कि सीरिया ने अगर केमिकल या फिर बायोलॉजिकल वेपन्स यूज किए तो हम सीरिया पे हमला कर देंगे। तो जैसे ही 2013 में ऐसी खबर सामने आई कि असद ने केमिकल वेपन्स का यूज किया तो साफ साफ यूएस अटैक करने ही वाला था सीरिया पे। ऑलमोस्ट यूएस ने अपने जो शिप्स वगैरह हैं वो भी भेज दिए थे मेडिटेरियन सी के अंदर में। और जो रशिया है उसने उस समय पूरी एक प्रकार से ओपनली कह रखा था कि अगर यूएस
अटैक करता है सीरिया पे तो हम साथ देंगे सीरिया का। तो 2013 में ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी कि सीरिया पे अटैक करने वाला था यूएसए और सीरिया का साथ देने वाला था रशिया। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि यूएस और रशिया की लड़ाई होने वाली थी 2013 के अंदर में, लेकिन एन मौके पर एक एग्रीमेंट हो गया था। और एग्रीमेंट में क्या हो गया था? एग्रीमेंट ये हुआ था कि ओपीसीडब्ल्यू जो ये केमिकल बॉडी है, ये जो भी केमिकल वेपन्स हैं 1300 टन के जो केमिकल वेपन्स हैं सीरिया के अंदर में उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। इस प्रकार से एग्रीमेंट हुआ था। तब जाके जो यूएस है और रशिया के बीच में जो युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी उसको अवॉइड किया जा सका था। तो ये जो बॉडी है ओपीसीडब्ल्यू, ये प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये देख लीजिए, आपको इसमें सिर्फ 3-4 बातें याद रखनी है। एक तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर जो हेग नीदरलैंड में है। और करती क्या है? करती तो साफ साफ तौर पे यही करती है कि केमिकल वेपन्स को मॉनिटर करेगी, अवॉइड करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी। और बस एक बात ये याद रखिएगा, 2013 में इसको शांति स्थापित करने के लिए, क्योंकि इन्होंने अटैक यानी जो युद्ध को बचाया था यूएसए और रशिया के बीच में, तो इसके लिए इनको शांति का पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा ये यूएन का पार्ट नहीं है, ये भी याद रखिएगा। 5वीं बात, ये यूएन का पार्ट नहीं है, लेकिन यूएन के साथ में सहयोग करते हैं, कोऑपरेट करते हैं केमिकल वेपन से ट्रीटी से रिलेटेड। अब देखिए, एक बात ये उठती है कि जब 2013 में ऐसा एग्रीमेंट हुआ था जिसमें सीरिया ने अपने जो वेपन्स थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे सारे के सारे, तो अब ये वेपन्स कहां से आए? ये सबसे बड़ा अभी क्वेश्चन उठता है कि जब वेपन्स एक प्रकार से डिस्ट्रॉय कर ही दिए थे तो अभी किस प्रकार से केमिकल अटैक हो सकता है असद रजीम के द्वारा में? देखिए, बात यूं आती है, या तो उन्होंने कुछ हथियार सारे के सारे नष्ट नहीं किए थे, कुछ छुपा के रखे थे, या फिर उन्होंने चोरी छुप के फिर से केमिकल वेपन्स का निर्माण कर लिया है। तो दोनों ही सिचुएशंस में ये सीरिया के द्वारा में, असद रजीम के द्वारा में एक वायलेशंस है, जो ट्रीटी है उसका, जो कॉम्प्रोमाइज हुआ था उसका। अब देखिए, असद रजीम पे और भी कई तरह के आरोप लगते हैं कि वो ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो है उनको भी वायलेट करते हैं। पूरा का पूरा जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है सीरिया के अंदर में, उसका कुछ हद तक जो श्रेय है आप असद रजीम को दे सकते हैं। इन्होंने भी काफ़ी तरह का एक प्रकार से कंट्रीब्यूट किया है इस युद्ध को आगे बढ़ाने में। 6 साल से जो सिविल वार चल रहा है उसमें। और असद का आर्ग्यूमेंट ये होता है कि हम तो देखिए आतंकवाद से लड़ रहे हैं, ये कहते हैं हम आईएसआईएस से लड़ रहे हैं। लेकिन इस तरह से अगर केमिकल अटैक्स असद रजीम करवाता है जिसमें निर्दोष लोगों की जानें जाती हैं, या फिर मान लीजिए आतंकवादियों पे भी केमिकल अटैक्स का यूज करना, वो भी एक प्रकार से अपने आप में कंट्रोवर्शियल इशू हो सकता है। क्योंकि देखिए, बाद में अगर वो भी यूज करने लगेंगे तो केमिकल अटैक्स, जो केमिकल वेपन्स है वो काफी ज्यादा हानिकारक होते हैं। तो देखिए, फिर आतंकवादी और आप में डिफरेंस क्या रह गया? यानी जो असद रजीम है वो फिलहाल इंटरनेशनल प्रेशर है उसकी भी केयर नहीं करता, क्योंकि रशिया का पूरा सपोर्ट है सीरिया को, एक ब्लैंकेट एक प्रकार से सपोर्ट दे रखा है रशिया ने सीरिया को कि आप कुछ भी कीजिए इनडायरेक्टली। और वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए, डिफरेंट रीजनल पावर्स हैं वो यहाँ पे लड़ रही हैं। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उनकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जल्द से जल्द सीरिया में शांति स्थापित की जाए और असद को अकाउंटेबल बनाया जाए। अपने सभी रीजनल पावर्स से एक प्रकार से आह्वान किया जा रहा है कि आप अपने अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट छोड़िए, और ये जो सीरिया में क्राइसिस चल रहा है कि वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, और अगर इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को एक बार दूर करोगे तभी सीरिया को दोबारा से एक प्रकार से बिल्ड किया जा सकता है। दोबारा से इस देश जो अभी सिविल वार से जूझ रहा है इसको पटरी पर लाया जा सकता है। अगला जो आर्टिकल है वो डिस्कस करते हैं हम। शेख हसीना से रिलेटेड ये आर्टिकल है। जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, वो हमारे देश की विजिट पे आ रही है। पिछले कुछ समय में जो भी जितने भी दूसरे देशों के प्रीमियर्स हमारे देश की विजिट पे आए, उनमें से सबसे ज़्यादा इस विजिट को एक प्रकार से उत्साह के साथ देखा जा रहा है हमारी मीडिया के द्वारा में। और कोऑपरेशन देखिए हमारा बांग्लादेश के साथ में पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, खास करके टेररिज्म के मुद्दे पर। और हमारी रिक्वेस्ट पे बांग्लादेश में जो अभी शेख हसीना की गवर्नमेंट है, उन्होंने काफ़ी जो पाकिस्तान आईएसआईएस के द्वारा में टेररिस्ट कैंप जो चलाए गए थे पुराने बीएनपी के टाइम में, यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी जब सत्ता में थी तब चलाए जा रहे थे, उनको एक प्रकार से नष्ट कर दिया शेख हसीना ने हमारी रिक्वेस्ट पे। अभी जो भारत विरोधी गतिविधियां हैं बांग्लादेश की धरती पर जो होती हैं उनमें काफ़ी कमी आई है। और अब देखिए, बात यूँ है कि इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ों में सहयोग हो रहा है, चाहे वो सुंदरबंस के अंदर में पावर प्लांट को बनाने को लेकर हो, या फिर भारतीय इन्वेस्टमेंट, जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश की इकोनॉमी में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी हम काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। जैसे अब हमारे यूरी में अटैक हुआ था, हमारे 19 जवान शहीद हुए थे। इस बात पे हम सार्क समिट जो कि पाकिस्तान में होने जा रहा था, हमने यहाँ से अपना जो पार्टिसिपेशन है वो वापस ले लिया था। और भारत का सपोर्ट करते हुए और अपने ही एक घरेलू मुद्दे का साथ लेते हुए बांग्लादेश ने भी सार्क समिट से अपने हाथ वापस खींच लिए थे। बांग्लादेश किस बात का विरोध कर रहा था पाकिस्तान के अगेंस्ट में? देखिए, 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से, तब कुछ जब उस समय पे पाकिस्तान की आर्मी थी ना, बांग्लादेश के लोगों पे काफ़ी अत्याचार कर रही थी, म्यूटिनी को एक प्रकार से दबा रही थी, या फिर आप कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन उस समय हो रहा था। तो बांग्लादेश के कुछ लोग उस समय पाकिस्तान की आर्मी का साथ दे रहे थे,
उनमें से जो फेमस ऑर्गेनाइजेशन है वो जमात उल दवा है। उन्होंने जमात उल दवा ऑर्गेनाइजेशन ने उस समय पाकिस्तान की आर्मी का साथ दिया और पाकिस्तान के आर्मी के साथ मिलकर काफ़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को बढ़ावा दिया। उन लोगों के खिलाफ में एक प्रकार से ट्रायल चलाया गया शेख हसीना की गवर्नमेंट के द्वारा में, जिसको क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान की सरकार ने। तो बांग्लादेश ने कहा कि आप हमारे देश के इंटरनल मैटर पे क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। तो इस बात पे बांग्लादेश ने भी अपने हाथ जो थे वापस खींच लिए थे सार्क के समिट से। अब देखिए बात यूं है कि अब इलेक्शंस होने वाले हैं 2019 में बांग्लादेश के अंदर में, और जो वहाँ की जो विरोधी पार्टीज़ हैं, ओपोजिशन पार्टीज़ हैं शेख हसीना की, खास करके बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और जिसकी देखिए जो चीफ हैं वो जिया खालिदा हैं, और वो कहती है कि देखिए वो ऐसा आरोप लगाती हैं कि जो शेख हसीना है वो इंडिया के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती हैं या फिर इंडिया का ज़्यादा फेवर करती हैं। इस प्रकार का आरोप जो है वो बीएनपी पार्टी लगाती है। दो बेगम्स की लड़ाई है बांग्लादेश के अंदर में, ऐसा भी कहा जाता है। और अब देखिए कुछ बेसिक्स की बात करूं तो जैसा मैंने अभी कहा कि जो शेख हसीना है वो हमारे देश के हितों के लिए काफ़ी अच्छी हैं। वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में मानी जाती है, आतंकवाद के विरुद्ध भी मानी जाती हैं, और सेकुलर उन्हें थोड़ा बहुत कहा जाता है। और जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी की जो खालिद जिया हैं वो एक प्रकार से जो रेडिकल इस्लाम को भी सपोर्ट करती हैं या फिर भारत विरोधी गतिविधियों को भी एक प्रकार से वो सपोर्ट करती हैं। और दूसरा देखिए, अगर शेख हसीना बांग्लादेश के अंदर में है तो वो अब बांग्लादेश की इकोनॉमी को भी काफ़ी ऊपर लेके गई, बांग्लादेश की सिक्योरिटी को भी उन्होंने एक प्रकार से दुरुस्त किया, वहाँ पे स्टेबिलिटी भी अभी है। तो इन तमाम तरह के कारणों की वजह से अगर वो दोबारा सत्ता में आती है 2019 में बांग्लादेश में शेख हसीना, तो भारत के हितों के लिए अच्छा है। तो इंडिया भी अभी इस प्रकार के एग्रीमेंट्स अभी बांग्लादेश के साथ में, जो शेख हसीना हमारे देश में आ रही हैं तो उनके साथ में इस प्रकार से एग्रीमेंट्स करना चाहेगा कि जो क्रिटिसिज्म बार बार शेख हसीना का होता है उनके घरेलू कंट्री में भारत को लेके, वो क्रिटिसिज्म शेख हसीना का ना हो, भारत कार्ड को, इंडिया के कार्ड को यूज ना कर सके बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टीज। तो कुछ ना कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स इंडिया की गवर्नमेंट करना चाहेगी जिससे बांग्लादेश को फायदा हो। तो कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हो सकते हैं? खास करके देखिए कल हमने डिस्कस किया था डिटेल में, तीस्ता का जो इशू है, गंगा बैरेज का जो इशू है, या फिर डिफेंस डील हो, ये तीन जो एग्रीमेंट्स है वो मुख्यतः इन पर जरूर जोर रहेगा। इसके अलावा देखिए बात यह आती है कि डिफेंस डील्स को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट है बांग्लादेश में अंदर में, क्योंकि हुआ क्या था 1972 में जो इसके हमारे जो शेख हसीना है इनके फादर थे जिन्होंने अहम भूमिका निभाई थी बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में पाकिस्तान से, शेख मुजीबुर रहमान, इन्होंने एक डिफेंस डील साइन की थी हमारे देश की प्रधानमंत्री उस समय की इंदिरा गांधी के साथ में। 25 साल तक ये डिफेंस डील चली थी जिसका काफ़ी विरोध हुआ था, और अब इसलिए शेख हसीना भी केयरफुल रहेंगी कि अगर कोई भी डिफेंस डील साइन होती है तो वो सोवरिन इक्वालिटी के आधार पर हो, जिसमें दोनों देशों को बराबर का दर्जा मिले। देखिए इसके अलावा इंडिया के भी काफ़ी कंसर्न्स हैं। बांग्लादेश में जो चाइना की जो एक प्रकार से गतिविधियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, चाइना की इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ती जा रही है काफ़ी सेक्टर्स में, जैसे कि डिफेंस, इकोनॉमी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। और अभी अभी बांग्लादेश ने 2 सबमरीन्स खरीदी बीजिंग से, और शेख हसीना की जो स्टेटमेंट दी उसमें उस पर भी एक प्रकार से इंडिया ने जो अपने कंसर्न्स जताए। शेख हसीना ने 2 सबमरीन्स जब चाइना से खरीदी उसके बाद में ये स्टेटमेंट दी कि अब कोई भी कंट्री हमारे देश पे हमला करने की हिम्मत करने की सोच भी नहीं सकता। तो किस तरफ इनका इशारा था, तो इंडिया इस मुद्दे पर भी बात करना चाहेगा बांग्लादेश से। इसके अलावा जो पोर्ट वगैरह भी डेवलप कर रहा है, चिटगांव जो पोर्ट है वो बांग्लादेश में, वो चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये सारी जो बातें हैं वो इंडिया जरूर पूछना चाहेगा शेख हसीना से। तीस्ता का फैक्टर, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। तीस्ता का फैक्टर कल हमने सारी डिटेल्स डिस्कस कर ली थी। अब ये लास्ट में बस वे फॉरवर्ड में छोटी सी बात कह रहे हैं। ये कहते हैं कि देखिए 3 बंगाली जो डिग्निटरीज हैं, एक तो हमारे देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, दूसरे जो अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हमारे देश की विजिट पर आ रहे हैं, तीसरे वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी। इन तीनों पर डिपेंड करेगा, जब इनकी मीटिंग होगी राष्ट्रपति निवास पर, उस पर डिपेंड करेगा कि अगर तीस्ता एग्रीमेंट पर बात बढ़ पाती है या नहीं बढ़ पाती है। और उससे कम देखे कुछ भी होगा तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होगा, और काफ़ी एक स्कोप है भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस को आगे ले जाने में, अगर उनकी ये विजिट सक्सेसफुल साबित होती है तो। अब चलते हैं अगले आर्गुमेंट की तरफ में। देखिए अगला आर्टिकल जो है वो ये है कि हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने एक स्टेटमेंट दी कि हमारा जो टैक्स बेस है वो काफ़ी स्मॉल है, यानी काफ़ी कम लोग हमारे देश में टैक्स को देते हैं। आर्टिकल जिन्होंने लिखा वो ये कहते हैं कि पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार हमारे देश में 4% लोग जो हैं वो टैक्स देते हैं, लेकिन 1990 में ये आंकड़ा सिर्फ 1% था। तो कम से कम इसमें उछाल तो आया है, कम से कम थोड़ा बहुत तो इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने कहा कि देखिए काफ़ी कुछ पैसा जमा हुआ नोटबंदी के बाद में सॉरी, और सरकार उन पैसे को एक प्रकार से ट्रैक कर रही है, और काफ़ी कुछ पैसा सरकार को ऐसा लगता है कि जो जमा कराया गया नोटबंदी के बाद में वो ब्लैक मनी है।
लेकिन अब ऐसा एलिगेशंस लगता है कि देखिए जो ऑफिसर्स हैं अब ब्लैक मनी को खोजने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं जिससे सीबीडीटी यानी जो जो इनकम टैक्स की अथॉरिटीज़ हैं उनकी इमेज खराब हो रही है। तो कौन से हथकंडे जो हैं वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ अपना रही हैं, जैसे कि ईमेल भेजना टैक्स पेयर्स को, एसएमएस भेजना या फिर उनको समन करना। इन चीज़ों से क्या होगा, ब्लैक मनी तो नहीं मिलेगी लेकिन सरकार की जो इमेज है वो जरूर धूमिल हो जाएगी और टैक्स टेररिज्म हमारे देश में आ जाएगा, फिर से इंस्पेक्टर राज फिर से आ जाएगा। उसके बाद में देखिए एफएम हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर कुछ और भी बातें कहते हैं, डेटा है काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कहते हैं कि देखिए नोटबंदी के बाद में जितना पैसा जमा हुआ तो उसमें यह पाएगा कि 80 लाख से ऊपर जो पैसे थे, काफ़ी संख्या में ये पैसे जमा कराए गए 1.48 लाख अकाउंट्स में। और अगर एवरेज अगर हम निकालें तो वो ये होंगे कि हर एक अकाउंट में 3.34 करोड़ जमा कराए गए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आंकड़ा सिर्फ पिक्चर समझाने के लिए है। और अगर ये फिर बाद में कहते हैं कि देखिए 2 लाख से लेके 80 लाख तक के रुपए जमा कराए गए ऑलमोस्ट 1 करोड़ बैंक अकाउंट्स में, और एवरेज निकालें तो ये आता है 5 लाख। और इसके अलावा ये कहते हैं कि देखिए 2/3 आर्टिकल जिन्होंने लिखा कि 2/3, तो देखिए जो आंकड़े हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने दिए हैं उनमें से ज़्यादातर जो हैं वो जितने मनी सर्कुलेशन में थे 15 लाख करोड़ उसको पूरा कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट जितना भी पैसा था सर्कुलेशन में था वो नोटबंदी के बाद में वापस आ गया है। इस प्रकार की बात करते हैं जिन्होंने आर्टिकल लिखा। और ये कहते हैं कि देखिए मान लीजिए अब जिस प्रकार से हमारे देश के वित्त मंत्री कह रहे हैं कि सारा का सारा जो पैसा बैंक अकाउंट के अंदर में जमा कराया गया है वो वाइट नहीं है, अभी टैक्स अथॉरिटीज जो है उनको ट्रैक कर रही है और उनमें से कुछ धन जो है वो निश्चित रूप से एक प्रकार से ब्लैक मनी मिलेगा। तो जिन्होंने आर्टिकल लिखा वो ये कहते हैं कि देखिए मान लीजिए काफी कुछ स्क्रूटनी के बाद में आपको कुछ ब्लैक मनी मिल भी गया उन अकाउंट्स में से जिसमें पैसा जमा कराया गया है, तो ये कहते हैं कि बाद में देखिए लिटिगेशन लंबी चलेगी। जिन्होंने अपना बैंक अकाउंट में ये पैसा जमा कराया वो ऐसे तो नहीं मानेंगे, वो अपनी एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर बाद में लिटिगेशन चलेगी। और फिर भी अगर मान लीजिए इस सब लंबी प्रोसेस के बाद में भी अगर आपने 1 लाख करोड़ भी ब्लैक मनी जो था वो इकट्ठा कर लिया इन अकाउंट्स में से, तो भी ये कहते हैं कि देखिए 2016 के आंकड़ों के हिसाब से जो ब्लैक मनी था वो 93 लाख करोड़ था, और उनमें से आपने 1 लाख करोड़ ब्लैक मनी पकड़ भी लिया, तो आपने ब्लैक मनी को कर्व करने में इतना ज़्यादा जो ये स्टेप था वो एक प्रकार से इंपॉर्टेंट नहीं था। उसके अलावा ये कहते हैं कि देखिए नोटबंदी में क्या किया गया था, सरकार ने एक छूट दी थी कि जो हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो टोल प्लाजास हैं उनको आप पुराने नोट दे सकते हैं। तो ये कहते हैं कि इनके अलावा देखिए इन्होंने भी काफ़ी संख्या में पैसा जमा कराया होगा जिसे तो सरकार गिन भी नहीं रही है। और जो हमारे देश के वित्त मंत्री है ये कहते हैं कि देखिए हम डाटा माइनिंग का यूज़ करेंगे। डाटा माइनिंग क्या होती है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ मैं डाटा माइनिंग क्या होती है। जैसे अब हमारे पास में इतने आंकड़े हैं कि 1.25 करोड़ कार्स बिकी हमारे देश में, तो कम से कम देखिए जो लोग कार खरीदते हैं तो उनसे हम कुछ तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इनकी इनकम है जिस प्रकार से अगर कार खरीदी गई। अगर मान लीजिए 1.25 करोड़ में से 10 लाख जो कार थी उनकी कीमत थी वो 30 लाख से ऊपर महंगी कार इन्होंने खरीदी, जैसे मर्सिडीज़ या फिर ये सब कार खरीदी, तो हम जिस प्रकार की कारें खरीद रहे हैं हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं ना कि इनकी इनकम कितनी होगी। अगर 30 लाख की कार खरीद रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं इनकी इनकम 10 लाख से कम होगी या फिर 5 लाख से कम होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की जो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन होती है ना उसके बेस पे जो टैक्स अथॉरिटीज हैं वो कुछ एज्यूम करती हैं और एक प्रकार से उनका जम्पशंस होता है, काफी फैक्ट्स के बेस पे होता है। इन सभी चीजों को डाटा माइनिंग कहते हैं। तो वित्त मंत्री कहते हैं कि डाटा माइनिंग का यूज करके हम काफी कुछ पता लगाएंगे और पता लगाएंगे कि जिन लोगों ने पैसा जमा कराया है क्या वो जो पैसा है उनकी इनकम टैक्स रिटर्न्स जो उन्होंने फाइल किए या फिर उनका जो जितना वो अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं क्या उसी हिसाब से है जितना पैसा उन्होंने जमा कराया या फिर उनकी जितनी इनकम डिक्लेयर है उससे ज्यादा है। उसके बाद में कहते हैं कि देखिए जिन्होंने आर्टिकल लिखा वो ये कहते हैं कि सारा का सारा जो कैश होता है वो ब्लैक नहीं होता, क्योंकि जो डिक्लेयर्ड इनकम है और वो कैश है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कैसे, ये कहते हैं कि देखिए गवर्नमेंट काफ़ी तरह की छूट देती है। काफ़ी तरह की छूट कैसे देती है, जितनी इनकम होती है ना और एक जितनी डिक्लेयर्ड इनकम होती है दोनों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। अब जितनी इनकम होती है फिर बाद में सरकार काफ़ी तरह के एक प्रकार से प्रोविज़न देती है, टैक्स छूट देती है। जैसे इनकम टैक्स में जो फॉर्म होता है ATC, या फिर आप कह सकते हो कि सरकार छोटी मोटी स्कीम्स चलाती है कि राजीव गांधी स्मॉल इक्विटी योजना, या फिर आप जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स हैं इनमें भी आपको टैक्स की छूट मिलेगी। तो क्या लोग क्या करते हैं, इन सभी स्कीम्स का फायदा उठाते हैं और जितनी उनकी इनकम होती है वो ट्रू इनकम नहीं दिखाते, वो काफ़ी कम अपनी इनकम दिखाते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को। तो ये जो इन्होंने आर्टिकल लिखा वो इसी तर्क को कह रहे हैं कि जितना भी कैश अवेलेबल है वो सारा का सारा है वो ब्लैक नहीं है। उसके बाद देखिए वे फॉरवर्ड में एक बात आती है कि पहले से देखिए इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ है उनके पास में काफ़ी ज़्यादा काम है। अब
नॉर्मल सिचुएशन में भी जब इन लोगों को ये नहीं पकड़ पाते, अब जबकि इतना काम है एकदम से नोटबंदी के बाद में सारे अकाउंट्स को कंसीडर करना, उनको स्क्रूटिनाइज करना, तो कैसे इनकम टैक्स अथॉरिटीज कर पाएंगी। ये कहते हैं कि नोटबंदी से पहले का सिनेरियो ऐसा था कि जितने भी लोग इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते थे, मुश्किल से 1% लोगों को एक प्रकार से मॉनिटर कर सकते थे या फिर उनको ऑडिट कर पाते थे इनकम टैक्स अथॉरिटीज। अब तो देखिए इतने लोगों ने पैसा जमा कराया है, बहुत लोगों ने अपने 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 बैंक्स में पैसा जमा कराया, तो उनको कैसे एक प्रकार से स्क्रूटिनाइज कर पाएंगे, ऐसा आर्ग्यूमेंट ये दे रहे हैं। और दूसरा ये कहते हैं कि देखिए सरकार का ये कहना कि सारा का सारा जो धन है वो एक प्रकार से ब्लैक वाइट नहीं है, उनमें से काफ़ी जो अकाउंट्स में पैसा जमा कराया वो वाइट है, जो ब्लैक है। ये कहते हैं कि देखिए जिन्होंने आर्टिकल लिखा ये कहते हैं कि जब एक प्रकार से जिन्होंने पैसा जमा कराया अपने अपने अकाउंट्स में, उन्होंने कुछ तो सोच के कराया होगा ना, क्योंकि सरकार ने पहले से कह रखा था कि 2.5 लाख से भी ऊपर जितने भी अकाउंट्स हैं उनकी प्रॉपर जांच होगी। तो जिन लोगों ने पैसा जमा कराया है उन्होंने प्रॉपर आर्ग्यूमेंट के साथ में सोच के कराया है, वो अपना अपना इंतजाम कर लेंगे, या तो वो अपना जो पैसा है वो किसी वर्किंग कैपिटल को दिखा देंगे या फिर कोई झूठी मूठ की कोई कंपनी बनाएंगे, और एक प्रकार से कहने का मतलब ये कि इंतजाम कर लेंगे, यानी टैक्स अथॉरिटीज को बता देंगे कि देखिए हमने ये पैसा यहां से कमाया है। तो इसकी संभावना काफी कम ही है, जो वित्त मंत्री कह रहे हैं कि जितना पैसा बैंक अकाउंट में कराया है हम उसमें से खोज निकालेंगे। तो जिन्होंने आर्टिकल लिखा वो कहते हैं कि नहीं खोज पाएंगे। अगला जो आर्टिकल है वो एड्स से रिलेटेड है। कंटेक्स्ट इस आर्टिकल का ये है कि देखिए 2000 में यूनाइटेड काउंसिल के द्वारा में एक रेजुलेशन 1308 पास किया गया और काफ़ी एक प्रकार से एक्शंस लेने की बात कही इस रेजुलेशन में एड्स को कम करने के लिए। HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और एक प्रकार से यह जो अपने आप में एक्शंस लिए गए थे और ऐसा रेजोल्यूशन पास किया गया था UNSC के द्वारा में, तो एक प्रकार से एक्सक्लूसिव रिस्पांस था और बहुत कम डिजीज के खिलाफ में ऐसा लिया जाता है। तो उस रेजोल्यूशन में UNSC ने कहा कि रिसोर्सेज को प्रोवाइड किया जाएगा एड्स को कम करने के लिए, और एक मात्र में अपना पहला ही डिजीज था, उसके बाद में काफ़ी कम डिजीज को ऐसा रेजोल्यूशन पास किया गया है UNSC ने, और सबसे पहला जो डिजीज था वो एड्स ही था। और उसके अलावा देखिए उसके बाद से इंटरनेशनल जो फंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है एड्स को कर्ब करने के लिए, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स यानी कंट्रीज के डोमेस्टिक कंट्रीज में जो रिस्पॉन्स था वो पहले भी काफ़ी कम थे, और अब जो है इस बात का देखिए इस एड का यानी जो फंडिंग दे रही है हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एड्स को कर्ब करने के लिए, उसका एक नुकसान भी हुआ। नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि देखिए एड्स पर ज़्यादा ही फोकस किया गया और इसके चक्कर में जो छोटी मोटी दूसरी बीमारियां थी जैसे मालन्यूट्रिशन, मैटरनल या फिर चाइल्ड हेल्थ केयर, इसकी तरफ से गवर्नमेंट्स का ध्यान था वो हट गया। और अब ये बात ये आ रही है कि जो इंटरनेशनल असिस्टेंस है एड्स को कर्ब करने में वो काफ़ी कम हो रही है। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वो तो ये कह रही हैं कि अब जैसे वो पहले इंडिया फिर चाइना जैसी कंट्रीज़ को काफ़ी सहायता देती थी, वो ये कहती है कि अब इंडिया और चाइना ने तो पहले उनकी इकोनॉमी ने काफ़ी तरक्की कर ली है, बल्कि इंडिया और चाइना को एक प्रकार से सहायता देनी चाहिए अब अफ्रीकन कंट्रीज़ को। इस प्रकार की बात कर रहे हैं अब यूरोपियन के डेवलप कंट्रीज़, वो एड देने में हिचकिचा रहे हैं इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज़ को। और अब देखिए बात यूँ आती है कि इसलिए इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया है HIV एड्स का दूसरे हमारे जो हेल्थ रिलेटेड सिस्टम्स हैं उनके साथ में। अब जैसे हमारे देश में NRHM चल रहा है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसमें तमाम तरह के गवर्नमेंट्स जो है प्राइमरी हेल्थ केयर की तरफ में तमाम तरह के जो प्रोग्राम्स चला रही है गवर्नमेंट, ताकि हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो अब जो एड्स के लिए जो प्रोग्राम था, गवर्नमेंट एड्स के लिए प्रोग्राम को NRHM में जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है उसी में इंटीग्रेट करने की सोच रही है और कर भी दिया है कुछ हद तक। और अब देखिए इंटीग्रेशन कैसे किया जा रहा है, जो काफ़ी कुछ 6 कंपोनेंट्स हैं नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के, उनको मर्ज कर दिया गया है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर में 2010 में, और बाकी के जो एक प्रकार से कंपोनेंट्स हैं वो भी आने वाले टाइम में मिक्स कर दिए जाएंगे उनको। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है क्या, तो 1987 में इसे चलाया गया था और हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा इसे चलाया गया है। बाकी जो फैक्ट्स हैं इन पे तो कोई क्वेश्चन बनता नहीं प्री में, 80%, 90%, 80%, बस ये तो फैक्ट्स हैं, इन पे क्वेश्चन नहीं बनता। अगर आपसे कोई पूछे कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन क्या है, तो ये तो देखिए हेल्थ की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हुए गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया था, और 2005 में गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया था 7 सालों के लिए, 2005 से लेकर 12 तक। इसमें रूरल एरियाज़ में हेल्थ डिलीवरी को इम्प्रूव करना था। तो ये 6 कंपोनेंट्स हैं जो हमने डिस्कस किया कि अभी एड्स से रिलेटेड 6 कंपोनेंट्स हैं जो कि अब NRHM में इनको इंक्लूड कर लिया जाएगा, जैसे कि काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स और प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, ब्लड सेफ्टी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, कॉन्डोम प्रोग्रामिंग अलोंग विद टुगेदर विद एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट। ये सारे हैं, याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार देख लिया बहुत है। उसके अलावा देखिए अब जबकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वो तो फंड्स प्रोवाइड कर नहीं रही है, तो सरकार अपने आप से ही फंड्स का प्रावधान कर रही है।
और सरकार ने अब यह प्लेज भी किया, सरकार ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस असेंबली में कहा कि 2030 तक हम एड्स को हमारे देश से ख़त्म कर देंगे। और इसके लिए देखिए सरकार क्या है, अब सरकार ने क्या किया, अब NACP जो ये प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाया गया है एड्स को कंट्रोल करने के लिए, उसमें 2/3 जो है फंड्स हैं वो सरकार की तरफ से आएंगे और बजट्स में इस तरह का प्रावधान सरकार ने किया है। अब बात एक और जो उठती है वो ये है कि देखिए हेल्थ जो है वो हमारे देश के अंदर में प्रायोरिटी नहीं है। ऑलरेडी जो हेल्थ की तरफ सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी कम है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एक्सपेंडिचर हमारे देश में सिर्फ 1.3% है 2015-16 के आंकड़ों के हिसाब से। और ऑलमोस्ट जो हेल्थ पे हम खर्चा करते हैं वो वर्ल्ड में लोएस्ट खर्चा करते हैं। दूसरे देश जैसे कि आप बात कीजिए नॉर्वे की, कनाडा की, जापान की, तो ये देश तो देखिए 9% अपनी GDP का हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इंडिया काफ़ी कम करता है। कंपैरेटिवली ब्रिक्स में भी हम काफ़ी कम खर्चा करते हैं हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड। तो ये अपने आप में कंसर्न्स हैं कि जो गवर्नमेंट है वो एक प्रकार से एड्स के लिए जो प्रोग्राम्स हैं उनको अब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर में इंटीग्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ के लिए खर्चा है जो गवर्नमेंट काफ़ी कम करती है, तो इससे एड्स के लिए जो प्रोग्राम है वो भी प्रभावित होंगे। अब एक और जो बात आती है कि अवेयरनेस भी फैलाए जाने की आवश्यकता है। हमारे देश में देखिए 3rd लार्जेस्ट जो लोग हैं एड्स से जो पीड़ित हैं हमारे देश के अंदर में हैं, और 21 लाख जो लोग हैं 2013 तक का आंकड़ा है कि हमारे देश में जो है वो एड्स से सफ़र कर रहे हैं। हर 10 में से 4 लोग जो एड्स से पीड़ित हैं वो हमारे देश के अंदर में हैं। और अगर देखिए हमें 2030 तक एड्स को हमारे देश में से ख़त्म करना है तो बजट में जो एलोकेशन है वो बढ़ाना होगा, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितना भी इंडिया इन्वेस्टमेंट करता है तो वो उस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। बजट में जो हेल्थ से रिलेटेड एलोकेशन है उसको बढ़ाना होगा। अवेयरनेस जो है एड्स से रिगार्डिंग उसको बढ़ाना होगा, क्योंकि देखिए एक प्रकार से अवेयरनेस नहीं होती लोगों को आमतौर पे कि हम जो भी लोग पीड़ित होते हैं एड्स से, कि हम एड्स से पीड़ित हैं, तो जांच नहीं हो पाती प्रॉपर, इसी ढंग से ये सारी दिक्कतें आती हैं। अगला जो आर्टिकल है वो प्लूटो से रिलेटेड है। ये जो देखिए मैप है 2006 से पहले का जो ये मैप है, 2006 से पहले जो प्लूटो था हमारा 9th ग्रह था सोलर सिस्टम के अंदर में, लेकिन 2006 के बाद में इसको हटा दिया गया था और ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया था प्लूटो को। अब देखिए फिर से एक मांग उठ रही है कि प्लूटो एक प्रकार से 9th प्लैनेट, या फिर आप 9th नहीं तो कह सकते हैं कि इसको प्लैनेट घोषित किया जाए, ग्रह का दर्जा दिया जाए, इस प्रकार की बात उठ रही है। 48वीं लूनर एंड प्लानिटरी साइंस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई टेक्सास के अंदर में, और उसमें यह मांग की गई कि आप प्लेनेट की जो डेफिनेशन है उसी को चेंज कर दीजिए। क्या आर्गुमेंट्स दिए गए, देखिए पिक्चर्स ली थी, न्यू ओराइजन्स मिशन था, प्लूटो पे भेजा गया था। ये देखिए न्यू ओराइजन्स एक सैटेलाइट मिशन था, वो प्लूटो पे भेजा गया था, और जो पिक्चर्स सेंड करी इस न्यू ओराइजन्स मिशन जिसको प्लूटो पे भेजा गया था उसके बेस पे इस तरह की मांग की जा रही है। और 8000 माइल्स की यात्रा करके ये मिशन गया था। उसके बाद में ये बात आती है कि देखिए आर्ग्यूमेंट का बेस क्या है। आर्गुमेंट में देखिए 3 कंडीशंस होती हैं तब किसी भी कोई भी बॉडी को जिसके बेस पे प्लैनेट घोषित किया जाता है। पहली कंडीशन ये होती है कि सन के आर पार चक्कर लगाना चाहिए उस बॉडी को। दूसरा, ये जो बॉडी है वो गोल होनी चाहिए, राउंड होनी चाहिए। और उसके बाद में देखिए तीसरी कंडीशन ये है कि बॉडी या फिर उसके जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो भी सन के चारों ओर घूमने चाहिए और एक प्रॉपर ऑर्बिट में, यानी एक प्रॉपर ऑर्बिट में वो सन के चारों ओर चक्कर लगाने चाहिए। ऐसा 3 कंडीशंस हैं। लेकिन देखिए तीसरी जो कंडीशन है उसको पूरा नहीं करता जो प्लूटो था, इसलिए जो प्लूटो को प्लैनेट का दर्जा जो दिया गया था पहले उसे हटा दिया गया था और बाद में उसे ड्वार्फ प्लैनेट था वो घोषित कर दिया गया था। लेकिन अब मांग ये है कि जो लोग प्लूटो को प्लैनेट का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं वो कहते हैं कि तीसरी कंडीशन को ही हटा दिया जाए, और तीसरी कंडीशन को हटा दिया जाए और 2 ही कंडीशन होनी चाहिए जिसके बेस पे किसी भी बॉडी को प्लैनेटरी बॉडी का दर्जा दिया जाए। तो देखिए बात ये आती है कि अगर थर्ड कंडीशन को हटा देंगे, ना सिर्फ प्लूटो बल्कि हंड्रेड्स ऑफ दूसरी जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनको भी प्लैनेट का दर्जा मिल जाएगा, जैसे कि यूरोपा जो कि एक मून है जुपिटर का, इवन जो जिनके अपने भी मून हैं, और भी कई तरह की ऐसी बॉडीज हैं जिनको प्लैनेट का दर्जा मिल जाएगा अगर तीसरी कंडीशन को हटा दिया जाता है तो दूसरे लोग कहते हैं कि देखिए कोई स्पेशल आर्ग्यूमेंट ये नहीं है और आर्ग्यूमेंट में दम नहीं है। और बात आती है कि देखिए इस डिबेट का अंत कब होगा। ये कहते हैं कि देखिए जब प्लूटो को प्लैनेट का दर्जा हटाया गया था 2006 में, तब एक वोटिंग करवाई गई थी जिसमें 237 एस्ट्रोनॉमर्स थे, उन्होंने पक्ष में वोट दिया था कि दर्जा हटा दिया जाए प्लूटो को, और 157 लोगों ने एस्ट्रोनॉमर्स ने अगेंस्ट में वोट दिया था। लेकिन बाद में इस तरह के आरोप लगते हैं कि वो एक्सपर्ट्स जिन्होंने वोटिंग दी थी उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक अपने आप में एक स्टार्स या फिर दूसरे तरह के गैलेक्सीज के एक्सपर्ट्स थे, और प्लैनेटरी एक्सपर्ट्स ये लोग नहीं थे, ये जो थे वो प्लैनेटरी एक्सपर्ट्स नहीं थे। तो मांग ये उठ रही है कि फिर से एक प्रकार से वोटिंग करवाई जाए कि फिर से अगर या जो तीसरी कंडीशन है उसको हटाया जाए या ना हटाया जाए, यानी प्लूटो को एक प्रकार से फिर से प्लैनेट का दर्जा दिया जाए या फिर ना दिया जाए। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। देखिए अब हाल फिलहाल में यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग दी गई
और जो रैंकिंग दी गई जिसमें आईएम को, जो मैनेजमेंट का आईएम अहमदाबाद है उनको फर्स्ट स्थान मिला, आईआईएससी जो बेंगलोर में स्थित है उनको फर्स्ट स्थान मिला, मिरिंडा हाउस कॉलेज है उनको भी फर्स्ट जो पोजीशन है वो मिली, आईआईटी मद्रास को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में फर्स्ट पोजीशन मिली। आर्टिकल अब कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, ये कहता है कि देखिए 100 कॉलेजेस हैं दिल्ली के अंदर में क्लस्टर्ड हैं, और यानी 100 कॉलेजेस में से 20 जो है वो दिल्ली के अंदर क्लस्टर्ड हैं, 37 जो है तमिलनाडु के अंदर में है, 14 है केरला के अंदर में है, आंध्र प्रदेश के अंदर में 11 हैं। तो बचे हुए सिर्फ 18 कॉलेजेस 100 में से ऐसे हैं जो देश के दूसरे हिस्सों में हैं। तो ज़्यादातर जो अच्छे कॉलेज हैं वो दिल्ली, तमिलनाडु, केरला या आंध्र प्रदेश में है, जो कि अपने आप में एक चिंतनीय विषय है। ये कहता है कि देखिए सरकार की तरफ से जो एक और बात की गई है वो तो और भी ज़्यादा चिंतनीय है। सरकार ने ऐसा कहा कि जो कॉलेज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, टॉप पोजीशंस पे हैं, सरकार उनको फंड्स प्रोवाइड करेंगे। तो आर्टिकल कहता है इकोनॉमिक्स टाइम्स का कि देखिए इससे तो ये होगा कि जो कॉलेज ऑलरेडी अच्छे हैं वो और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, उनको ज़्यादा फंड्स मिलेंगे, लेकिन जो कॉलेज पिछड़ गए हैं वो और ज़्यादा पिछड़ जाएंगे, क्योंकि सरकार, क्योंकि देखिए एजुकेशन के सेक्टर में जो एक प्रकार से जो सरकार इन्वेस्ट करती है वो तो फिक्स ही रहेगा। तो सरकार ऐसा करेगी कि एक भेदभाव करेगी, अच्छे कॉलेजों को ज़्यादा पैसे देगी और जो कॉलेज पीछे रह गए उनको कम पैसा देगी। तो एक अपने आप में गैप जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा अच्छे और खराब कॉलेजों के बीच में। और किन पैरामीटर्स के बेस पे ये नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क ने इस प्रकार की रैंकिंग डिसाइड करी? तो 5 पैरामीटर्स हैं। पहली, टीचिंग कैसी होनी चाहिए, टीचिंग कैसी है इन कॉलेजेस में, लर्निंग एंड रिसोर्सेज कैसे हैं, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस कैसी है, यानी पेटेंट वगैरह या फिर रिसर्च वगैरह होती है नहीं होती, ग्रेजुअल आउटकम कैसी है, ग्रेजुएशन की जो आउटकम है वो कैसी है, मतलब प्लेसमेंट है, नौकरी मिल पाती है कि नहीं मिल पाती, आउटरीच इंक्लूसिविटी यानी समाज के सभी वर्ग जो हैं वो पढ़ पाते हैं इन कॉलेजेस में अंदर में या नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन पैरामीटर्स के बेस पे डिसीजन लिया गया था। अब एक और जो बात आती है कि देखिए रैंकिंग अपने आप में एकमात्र जो क्राइटेरिया वो नहीं है, फंड्स के लिए नहीं होना चाहिए। और आईआईएससी की तारीफ करी आर्टिकल ने, ये कहते हैं कि देखिए ये सबसे टॉप में है, 20 पॉइंट्स का फर्क है इनके बीच में और जो दूसरी रैंक है उनके बीच में। तो इन्हीं की तर्ज पे हमारे देश में इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करना चाहिए। और फिर ये कहते हैं कि देखिए एक बात जो सामने निकल के आ रही है कि रिसर्च और नॉलेज के जो ये 2 पैरामीटर्स हैं, 2 फैक्टर्स हैं, इसमें हमारे जो इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस काफ़ी पीछे रह रहे हैं। तो दोनों चीज़ों को एक प्रकार से यहाँ पे फोकस करने की आवश्यकता है सरकार के द्वारा। तो बस आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।